हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग जनरल स्टडीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जनरल स्टडीज़ में हम लोग जनरल साइंस देख रहे थे। और जनरल साइंस में हम लोग आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स? ओके, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, सॉरी, हाँ चलिए, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है देखिए। The rotation effect of a force on a body about an axis of rotation is described in term of moment of force। देखिए क्या होती है, देख, यहाँ से r डिस्टेंस पर ये कोई एक्सिस है, r रेडियस करके एक फोर्स है, और ये फोर्स इधर से राउंड कर रही है। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल बना रही है ये फोर्स। तो देखिए फोर्स का मोमेंट हो रहा है, फोर्स का रोटेशन हो रहा है, उसका रेडियस क्या है r, किसके अबाउट हो रहा है, एक्सिस के अबाउट। तो उसे हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे, जिसका वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए जो भी फोर्स होता है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है। उसे हम लोग टॉर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है देखिए। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी is that point through which the entire weight of the body acts। मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी, हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है। तो मान लीजिए एक सेंटर पे ये मास जितना जितना वेट है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। मतलब अच्छा, आप कभी एक्सपेरिमेंट किए हैं? कोई आप फुटबॉल ले लिए, ठीक है, उसको आप एक उंगली पे नचा सकते हैं फुटबॉल को। क्यों पता है? क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सीधे आपके उंगली पर आता है। मतलब आपका जो उंगली है सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करता है, उससे आपका सारा का पूरा फुटबॉल बैलेंस हो जाता है। तो उसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट पे लाई करता है, एक पॉइंट पे रहता है। अगर आप उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो पूरा बॉडी आपके कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, आप उसका बॉडी का वेट पूरा फील कर सकते हैं। तो ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में लाई करता है। अगर आप इसको इस तरह से ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो भी इसका सेंटर में ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ठीक है, तो बॉडी के ओरिएंटेशन पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वेट, आपको पता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि जो मास होती है ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो वेट होती है ये चेंज हो सकती है। क्यों पता है? क्योंकि वेट एक फोर्स होती है। अगर देखा जाए तो वेट क्या है, एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? जिसमें धरती माता हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को बोलेंगे हम लोग वेट, जिसका वैल्यू ऐसा होता है m/g। आपको भी पता है न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेरेशन, और जी क्या है, एक्सलेरेशन है किसका, अर्थ का। किसी भी अर्थ का एक्सलेरेशन क्या होता है, जी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट क्या है, एक फोर्स है। तो वेट इक्वल्स टू होता है mg, m होता है मास ऑफ द बॉडी, एंड g होता है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के लिए जो एक्सलेरेशन होती है वो होती है g। चलिए आगे चलते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम होती क्या है देखिए।
If the resultant of all the forces acting on the body is zero, the body is said to be equilibrium. मतलब कोई बॉडी पर अगर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस हो रही है, मतलब फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कॉज उसका नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक बॉडी है, तो इस पर 3 न्यूटन लेफ्ट वर्ड लग रहा है, 3 न्यूटन राइट वर्ड लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गया। ठीक है, वहीं अगर ऊपर की ओर देखें अपवर्ड कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, नीचे 2 न्यूटन, ये भी बैलेंस हो गया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। मान लीजिए कोई ब्लॉक है, आप उसको इधर पुल कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है जो कि इधर पुल कर रहा है, और दोनों का फोर्स इक्वल है, तो बॉडी किधर मूव करेगी, किधर भी नहीं, वो वहीं पे कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या, वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन इक्विलिब्रियम बॉडी आदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इक्विलिब्रियम क्या होती है कि बॉडी एक तो रेस्ट में रहती है, ये आपको पता है। कभी कभी क्या होती है, अगर यूनिफॉर्म मोशन रहेगी तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है, मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर सकती है। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा तो फोर्स आपका क्या होगा, 0। तो यही तो हम लोग को चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो बताइए, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होती है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड इफ वेलोसिटी आर नॉट गोइंग टू बी चेंज देन एक्सेलरेशन इज 0 ओवर देयर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में इक्विलिब्रियम में होती है बॉडी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो होती है 3 टाइप्स की होती है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो चलिए स्टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इफ ऑन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन ए बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। मतलब कोई बॉडी है, आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, ये स्प्रिंग लगा हुआ है मान लीजिए, अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए तो वो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाती है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट रिगेन कर लेती है, तो वो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं अगर अनस्टेबल की बात करें तो डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर वो वापस रिटर्न नहीं आती है, मतलब आप जस्ट उसको डिस्प्लेस कर दिए और वो डिस्प्लेस होता गया, तब जो बॉडी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, उसी तरह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, नो टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन और इन मूव टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, ना वो रिगेन करेगी, ना वो वापस आएगी, और ना मूव करेगी, तो होगी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बताया था कि थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए तो वो बॉडी वापस नहीं आएगी उस प्लेस पर। देखिए यहाँ से अगर डिस्प्लेस हो जाती है तो नीचे गिर जाएगी, वापस आएगी, नहीं आएगी। लेकिन स्टेबल की बात करें तो स्टेबल में क्या होती है कि आप अगर इसको कहीं भी दे देते हैं, इधर डिस्प्लेस कीजिए या फिर इधर डिस्प्लेस कीजिए, वो वापस इसी जगह पे आएगी। दैट्स वाई इट इज़ ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इस तरह होती है, देखिए आप जिधर डिस्प्लेस कर दिए बस उतना ही दूर जाएगा, ना वो जिधर आप डिस्प्लेस किए ऐसा तो नहीं है कि चलता ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वापस आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, दैट्स वाई इट इज़ ए न्यूट्रल। इट इज़ ए स्टेबल बिकॉज क्योंकि ये वापस उसी जगह पे आएगी, और ये अनस्टेबल क्यों, क्योंकि वो
जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे वापस कभी नहीं आएगी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कहते हैं। अगर अनस्टेबल में देखा जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट हाईएस्ट पोजीशन, सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस कंडीशन में? अनस्टेबल। वहीं अगर स्टेबल की बात होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द मिनिमम, मतलब जब कोई बॉडी स्टेबल होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सबसे मिनिमम पोजीशन पे होती है। और न्यूट्रल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द सेम पोजीशन, सेम लाइन। देखिए यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होती है। किस तरह से? देखिए एक पेंडुलम ले लीजिए आप, ठीक है, ये अनस्टेबल स्टेट है, पता है, क्योंकि यहाँ से इधर आ सकता है फिर वापस यहाँ नहीं आएगी, वो अलग बात है, इधर आने के बाद इधर आएगी वन कंप्लीट रेवोल्यूशंस पे, ठीक है। ये अनस्टेबल है, या इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है? हाईएस्ट पोजीशन पे है। वहीं अगर स्टेबल की बात करें, ये पोजीशन स्टेबल है, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे नीचे है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे ऊपर थी। तो चलिए ये इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, सॉरी, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एट मिनिमम हाइट में बताया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सबसे नीचे होता है ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सबसे नीचे होती है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड पास थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। मतलब देखिए, सॉरी, देखिए ये कोई बॉडी हो गई, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम मिडिल में है, और वो कौन सा लाइन है? ये लाइन है, और ये इसका बेस है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लाइन है वो बेस से पास हो रही है, क्योंकि ये स्टेबल में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का दो ही कंडीशन है, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे नीचे होना चाहिए मिनिमम हाइट पे, और सेकंड क्राइटेरिया है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन है वो किससे पास करना चाहिए? उसका बेस से पास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्क। वर्क क्या होती है? देखिए वर्क, वर्क क्या होती है? देखिए, ठीक है, वर्क होती है कि कोई बॉडी है आपका, उस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है, बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में। कितना हुआ? एस। और फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? कि ये जो एस है इससे थीटा एंगल पर आपका फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस डायरेक्शन में आपका एस है और आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वर्क डन जो होती है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो गया, अगर कोई बॉडी है आपका फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी बताएं हमें। तो थीटा अगर 90 डिग्री होता है, बताइए थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये ब्लॉक है, देखिए इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये कभी पॉसिबल है? आप ही सोच लीजिए कि कोई बॉडी है, आप इधर फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी इधर मूव करनी चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी इधर मूव कर रही है इस थ्योरी के अनुसार, तो ये एक पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए वर्क डन क्या होता है इसका? ज़ीरो। यानी कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स है और उसके 90 डिग्री पर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसका वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली एफ इंटू एस ओनली। चलिए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 0, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। देखिए, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होती है? आपको मैंने बताया था कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो अंदर की ओर हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट पे देख लेते हैं। इस पॉइंट पे बोलिए, अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या होगा? 0। मैंने कहा था कि थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है तो वो वर्क डन 0 होती है। चलिए, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर वर्क करने की, उसी को एनर्जी बोलेंगे। कहते हैं ना कि उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा वर्क कर सकता है, उसका कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो जहाँ पे आपकी कैपेसिटी हाई होती है तो एनर्जी भी हाई होगी। और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका एसआई यूनिट जूल होता है। और एनर्जी आर टू टाइप्स, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये बात याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ड्यू टू हाइट ओनली, एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू वेलोसिटी ओनली। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। लेकिन कोई बॉडी हाइट पर है, भले ही रेस्ट में है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। लेकिन कोई बॉडी हाइट पर भी है और मूव कर रही है, भले किधर भी मूव कर रही है, उधर इधर इधर, नो मैटर, तो उसके पास दोनों एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो चलिए, यहीं से हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा कि लेक्चर रियली में आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।